नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 के रिवीजन की इस 7वीं क्लास में। अब तक हम इस एक्ट 2009 के अंतर्गत काफ़ी कुछ चीज़ें देख चुके हैं। अध्याय 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं 6 वीडियोस के माध्यम से। इसके लिए हमने 2 वीडियोस बनाए थे। बाकी इस सारे जो टॉपिक है इनको हम क्लियर कर चुके हैं। एक बात ये कि जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं 7वें, 8वें, 9वें और अगले रिवीजन अगले वीडियोस के लिए, तो मतलब धीरे धीरे पलड़ा इधर बढ़ने से यानी पीछे के अध्यायों की तरफ बढ़ते बढ़ते पलड़ा काफ़ी भारी होता जा रहा है। लेकिन ये कोई इतना भी कोई कठिन कार्य नहीं है। अगर आप में कंसिस्टेंसी है, अगर आप नियमितता बनाए रखते हैं और चीज़ों को समझकर याद करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इनको आसानी से क्लियर किया जा सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए ही बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज जो अध्याय है वो है अध्याय 11, जिसका शीर्षक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, नगरीय विकास व जो योजनाएं हैं नगर नियोजन की, नगरीय विकास और नगर योजनाएं। इसके अंदर हम 159 से लेकर 199 तक की धाराएं देखेंगे। मतलब नगर का विकास किस प्रकार से हो, उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती है, उनका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होगा और क्या प्रावधान उसमें हो सकते हैं। तो ये सभी बातें हम इस चैप्टर में देखेंगे, अध्याय 11। चलिए शुरू करते हैं धारा 159 से। धारा 159 का टाइटल है नागरिक सर्वेक्षण, मास्टर विकास योजना और अन्य योजनाएं बनाना। मतलब धारा 159 ये कह रही है कि नगर के विकास के लिए, कैसे विकास के लिए, नगर के सुनियोजित और समेकित विकास के लिए, नगर के सुनियोजित और समेकित विकास के लिए, और जो क्षेत्र की जितनी भी भूमि है उसका संतुलित उपयोग करने के उद्देश्य से विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। अगली बात यह है कि 159 ये कहती है कि इस जो प्लान है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यानी योजनाएं बनाने का ये जो कार्य है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके लिए नगर पालिका सबसे पहले एक विस्तृत सर्वे करेगी, और चूंकि सर्वे विस्तृत है यानी कि लंबा चौड़ा काम है, इसलिए नगर पालिका से अकेले नहीं होगा। नगर पालिका इसके लिए संविधान में गठित एक तो है महानगर योजना समिति और दूसरी है जिला योजना समिति। इनके साथ और इन्हीं के साथ में एक आता है चीफ टाउन प्लानर, यानी जो मुख्य नगर नियोजक है। इन तीनों के साथ समन्वय करते हुए ये विकास योजनाएं जिनमें मास्टर प्लान है, तो ये सारी योजनाएं ये बनाई जाएगी। अब ये कौन कौन सी योजनाएं हो सकती है वो हमारा अगला बिंदु है। ये है कि ये 3 तरह की योजना हो सकती है। एक तो पहली है मास्टर प्लान यानी मास्टर विकास योजना, जो कि कितने समय के लिए बनाई जाएगी, 20 वर्ष के लिए। दूसरी है कार्य निष्पादन योजना, ये 5 वर्ष के लिए बनाई जाएगी। और अंतिम है वार्षिक योजना, जो नाम से ही स्पष्ट है कि भाई 1 वर्ष के लिए बनाई जाएगी। तो 3 तरह की योजनाएं हैं जो नगरपालिका, महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति और चीफ टाउन प्लानर है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए बनाएंगी मास्टर डेवलपमेंट प्लान, कार्य निष्पादन प्लान और एनुअल प्लान। इसके साथ ही नगरपालिका राज्य सरकार के आदेश पर जो वार्ड है, वार्डों के लिए भी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। अगली जो बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि नगर पालिका ये जो समस्त प्लान है, मास्टर प्लान बनाते हुए सभी क्षेत्रों के विकास का ध्यान रखेगी। सभी क्षेत्रों के विकास से मतलब क्या है, वो ये है कि नगर पालिका प्लान को बनाते समय ये ध्यान रखेगी कि भाई उसमें जो सड़कें हैं, रेल, बस अड्डे, ये सभी जो परिवहन के
साधन है, ये सुविधाएं हैं, उनका विकास होना चाहिए। और इसी तरह से ड्रेनेज और सीवरेज है, ये सुविधा भी उसमें होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी प्लान में शामिल होना चाहिए। तो इसी तरह से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थान हैं, उनका भी परिरक्षण होना चाहिए। जो जल स्रोत है उनमें भी सुधार हो, और अस्पताल और विद्यालय जैसी जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधा तो होनी ही चाहिए। और क्या हो सकता है, और यह है कि बिजनेस और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो भी बहुत जरूरी है। मनोरंजन के साधन किसे नहीं चाहिए। आवास और संचार क्षेत्रों का भी विकास होना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये पूरी एक परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट टाउन प्लानिंग होनी चाहिए। तो यही बात धारा 159 कहती है, सुनियोजित और समेकित नगर विकास योजनाओं के बारे में। तो आपको क्लियर हो गई होगी धारा 159 नागरिक सर्वेक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, मास्टर प्लान किस प्रकार से बनाया जाएगा, कौन सी बातें ध्यान में रखी जाएगी, और अन्य क्या योजनाएं हो सकती है, तो उनका निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा। क्लियर है धारा 159। बात करते हैं 160 की। धारा 160 इसका शीर्षक है योजना तैयार करना और उसकी मंजूरी। यानी कोई योजना किस प्रकार से तैयार की जाएगी और उसे स्वीकृति यानी मंजूरी कैसे मिलेगी, ये इस धारा में बात बताई गई है। तो धारा 160 ये कहती है कि कोई भी योजना है उसको फाइनली लागू करने से पहले, यानी उसको अंतिम रूप देने से पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, यानी एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, और उस प्रारूप की एक कॉपी जनता के निरीक्षण के लिए रखी जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में कहा गया है कि नगर पालिका एक नोटिस प्रकाशित करेगी, और नोटिस प्रकाशित करके लोगों की आपत्तियां या सुझाव अगर है तो वो आमंत्रित करेगी। इसके बाद नगर पालिका साथ में ही एक समिति का भी गठन करेगी। ये जो समिति होगी वो क्या कार्य करेगी, ये समिति इस ड्राफ्ट को भी तैयार करने में सहायता करेगी, और साथ ही लोगों की आपत्तियां और सुझाव है उस पर विचार करेगी और नगर पालिका को सलाह देगी। इसके बाद में नगर पालिका उस योजना को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास में भेजेगी। अनुमोदन के पश्चात योजना को लागू कर दिया जाएगा। तो ये थी किसी भी योजना को तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया। ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, एक कॉपी समुचित सहज दृश्य स्थान पर निरीक्षण के लिए रखी जाएगी, नोटिस प्रकाशित किया जाएगा, लोगों की आपत्तियां उसके माध्यम से और सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे। एक समिति इंपॉर्टेंट है, समिति गठित की जाएगी जो उन सुझावों पर, आपत्तियों पर विचार करेगी, ड्राफ्ट पर भी विचार करेगी और अपनी सलाह नगर पालिका को देगी। उस सलाह के आधार पर नगर पालिका आवश्यक कदम उठाते हुए योजना को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास में भेजेगी, और तत्पश्चात योजना को लागू किया जा सकेगा। अन्य जो मुख्य बात है धारा 160 की वो ये बताती है कि ये समिति के सदस्य कौन होंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो आपके समझ में आ जाएगा। इसमें 5 तरह के सदस्य होंगे। पहले तो ये होंगे कि जितने भी नगर पालिका के सदस्य हैं वो सभी इस समिति के सदस्य होंगे। दूसरा ये है कि उस क्षेत्र के जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ से 6 प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। ठीक है, 6 प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। जो भी गैर सरकारी संगठन है यानी एनजीओज है तो एनजीओ से भी 6 प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा चौथे जो सदस्य होंगे वो 6 प्रतिनिधि होंगे उस क्षेत्र के गण्यमान्य लोग। आप लोग जनरली शायद इसको गणमान्य बोलते होंगे, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। गण्यमान्य यह शुद्ध शब्द है। अगर यह याद नहीं होता तो आप सीधा याद कीजिए कि भाई उस क्षेत्र के सम्मानित सदस्य, 6 सम्मानित सदस्य, और अंतिम सदस्य है वहाँ के जो व्यापारिक मंडल है,
बिजनेस जो प्रतिष्ठान है वहाँ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये थी 160 जो पूरी प्रक्रिया को बताती है और साथ में बताती है कि ये जो समिति है उसके सदस्य कौन होंगे। समस्त नगरपालिका सदस्य, शैक्षणिक संस्थाओं एनजीओ के 6 सदस्य, 6 सदस्य वहां के सम्मानित नागरिक और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि। चलिए बात करते हैं 161 की। धारा 161, इसका टाइटल है योजना के प्रवर्तन की तारीख, यानी योजना कब लागू होगी। प्रवर्तन का मतलब है लागू करना। तो योजना कब लागू होगी? जब राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद में नगरपालिका इसकी सूचना नोटिस के माध्यम से, लोक नोटिस के माध्यम से प्रकाशित करेगी। तो जो लोक नोटिस होगा, लोक नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तिथि से, प्रथम प्रकाशन की तिथि से वह योजना लागू हो जाएगी। यानी जब पहली बार प्रकाशित होगा उसी प्रथम प्रकाशन तिथि से योजना प्रवृत्त हो जाएगी। अगला जो शीर्षक है धारा 162 का, धारा 162 देखते हैं। इसका शीर्षक है योजना में पश्चातवर्ती उपांतरण। पश्चातवर्ती का मतलब है बाद में, और उपांतरण से तात्पर्य है परिवर्तन या संशोधन। यानी क्या योजना में बाद में, लागू होने के बाद में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कैसे किया जाएगा? अरे भाई वैसे ही किया जाएगा जो अभी 160 में प्रक्रिया बताई थी। 160 में जो प्रक्रिया अभी हमने पीछे डिस्कस की, उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए योजना में कोई संशोधन किया जा सकेगा, यानी राज्य सरकार के पास में अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। अच्छा, अगली जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। धारा 162 ये कहती है कि ये जो उपांतरण होगा इसमें कुछ बातों का उपांतरण नहीं हो सकेगा, यानी कुछ चीजें उसमें बदली नहीं जा सकती। वो क्या है? 3 तरह की चीजें हैं वो। एक तो ये कि योजना का जो मूल स्वरूप है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा, मतलब योजना का जो मूल तत्व था वो नहीं बदला जा सकेगा। दूसरा है योजना का सीमा क्षेत्र, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जिस सीमा क्षेत्र के लिए योजना लागू हुई थी उसको नहीं बदला जा सकता। और तीसरा है जनसंख्या घनत्व, वो भी नहीं परिवर्तित होगा, यानी जितने जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए योजना बनी थी उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा बिंदु, दूसरा प्रावधान इंपॉर्टेंट है। धारा 162 इसी के साथ समाप्त होती है। 63 की तरफ बढ़ते हैं। धारा 163 बहुत सिंपल है। टाइटल है योजना का क्रियान्वयन, यानी योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। योजना का क्रियान्वयन जो एक्ट के प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अनुसार, उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, या यूं कह दीजिए नियमानुसार किया जाएगा। बस इतनी ही है धारा 163। इसके साथ ही देखते हैं धारा 164। इसका शीर्षक है इस अधिनियम से पूर्व, इस अधिनियम से पूर्व बनाई गई योजना को इस अधिनियम में शामिल समझा जाएगा। ठीक है। धारा 164 का टाइटल है कि इस अधिनियम से पूर्व, इसको समझे और ये टाइटल से ही क्लियर हो जाएगी कि अगर कोई योजना, अगर कोई मास्टर प्लान तब बनाया गया था जब यह अधिनियम अस्तित्व में नहीं था, यानी अगर कोई योजना इस अधिनियम के बनने से पहले बनाई गई है तो उसे इस अधिनियम में शामिल समझा जाएगा, यानी उसे इस अधिनियम के अधीन समझा जाएगा। तो ये सिर्फ अपने शीर्षक से ही क्लियर है, आपको समझ में आ गई होगी। धारा 165 इसका शीर्षक है योजना का पुनरीक्षण। पुनरीक्षण से तात्पर्य है उसको वापस उसकी
समीक्षा करना, उसको रिव्यू करना। तो धारा 165 ये कहती है कि क्या योजना का पुनरीक्षण किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? किसके आदेश पर किया जा सकता है? तो राज्य सरकार के आदेश पर। यानी अगर राज्य सरकार आदेश देवे तब किसी योजना का पुनरीक्षण किया जा सकता है। लेकिन कब? 10 साल हो जाए उस योजना को लागू हुए, यानी 10 वर्ष बाद, किसी योजना के 10 वर्ष होने के बाद राज्य सरकार के आदेश पर उसका पुनरीक्षण, उसका मूल्यांकन या उसको रिव्यू किया जा सकता है। और ये रिव्यू करने की यानी पुनरीक्षण की प्रक्रिया क्या होगी? ये प्रक्रिया बिल्कुल वही होगी जो किसी योजना को निर्माण करते हुए यानी उसको तैयार करते हुए जो प्रक्रिया फॉलो की गई थी, बस उसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण का भी कार्य किया जाएगा। तो ये थी 165 संक्षिप्त में, किंतु सारी बातें आ गई हैं। बात कर लेते हैं 166 की। इसका टाइटल है विकास क्षेत्रों की घोषणा। काफी इम्पोर्टेंट ये धारा है, विकास क्षेत्रों की घोषणा। कैसे होगी विकास क्षेत्रों की घोषणा? वही बात है, राज्य सरकार जब अनुमोदन कर देवे और अनुमोदन के बाद में अधिसूचना जारी हो जाए, राज्य सरकार के अनुमोदन और अधिसूचना जारी होने के बाद नगरपालिका के किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ऐसा करने का पर्पस क्या होगा? पर्पस यही है कि नगरपालिका के उस क्षेत्र का विशेष विकास करना, यानी उसका डेवलपमेंट करना ही किसी एक पर्पस को लेकर, या कोई 2-4 पर्पस भी हो सकते हैं उसमें, तो उसका विशेष विकास करना ही ऐसे विकास क्षेत्रों का उद्देश्य होगा। अच्छा, जो खास बात है वो ये है कि एक बार कोई क्षेत्र यदि विकास क्षेत्र घोषित हो जाता है तो उसके बाद में बिना नगरपालिका की अनुमति के कोई भी व्यक्ति वहां पर भूमि के उपयोग में परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी बिना अनुमति के, किसकी अनुमति? बिना नगरपालिका की अनुमति के कोई भी व्यक्ति अपने भूमि में उसके उपयोग में परिवर्तन नहीं कर सकता है। किंतु कुछ परिवर्तन कर सकता है जब बात उस भवन के आंतरिक रखरखाव की हो, यानी आंतरिक उसको मरम्मत करनी हो, या राज्य सरकार आदेश दे देवे कोई नाली बनाना हो, या कोई केबल या फिर कोई टेलीफोन की लाइन डालनी हो, या कृषि के उद्देश्यों से। मैं ये चलिए 2-4 बातें हैं मैं लिख देती हूँ। उसकी आंतरिक रखरखाव, ठीक है, आदेश पर भी हो सकता है। कोई केबल या टेलीफोन लाइन डालनी हो, ठीक है, कृषि के उद्देश्य से। और इसी तरह से अगर भूमि का प्रयोग अस्थायी रूप से अन्य प्रयोजन के लिए किया जाए या सामान्यतः एक प्रयोजन के लिए अगर उस भूमि का उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी स्थितियों में नगरपालिका की अनुमति की, यानी इस अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्लियर है, धारा 166 विकास क्षेत्रों की घोषणा राज्य सरकार के अनुमोदन और अधिसूचना जारी होने के बाद, और एक बार ये घोषणा हो गई तो बिना अनुमति के परिवर्तन भू उपयोग में नहीं किया जा सकता है। किंतु कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, वो आंतरिक रखरखाव से संबंधित हो सकते हैं, सरकार के आदेश पर हो सकते हैं, कोई केबल टेलीफोन लाइन बिछानी हो, कृषि संबंधी उपयोग करना हो या अस्थायी उपयोग करना हो, तो इस ऐसे मामलों में यह अनुमति आवश्यक नहीं होगी। बात करते हैं 167 की। धारा 167, इसका शीर्षक है अप्राधिकृत। बहुत ही अति महत्वपूर्ण धारा जिसे मैं कहूँ तो ये वो है अप्राधिकृत विकास, या यूं कह लीजिए कि भाई योजना से असंगत विकास करने पर शास्ति। क्या कहना चाहती है ये धारा? मतलब अगर कोई व्यक्ति
कानूनों का उल्लंघन करके भूमि का उपयोग करता है। या यूं समझिए कि कोई योजना है, उस योजना के जो भी उद्देश्य है या उपबंध है और नियम है, उस योजना से भिन्न अगर कोई दूसरा असंगत यानी अपराधिकृत अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कर लेता है, ऐसा अपराधिकृत विकास कर लेता है, तो दोष सिद्ध होने पर ऐसे व्यक्ति पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और साथ ही अगर वो इस काम को जारी रखता है तो पर डे के हिसाब से उससे पेनल्टी वसूल की जा सकती है। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक निश्चित कालावधि के लिए यानी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किसी भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी गई। उदाहरण से समझिए, एक आदमी को 10 साल के लिए एक भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी गई। अगर उसके बाद में भी यानी 10 साल बाद में भी वह बिना अनुमति के उस भूमि का उपयोग कर रहा है, तो ऐसा दोष सिद्ध होने पर उससे 2,000 रुपए का जुर्माना और 500 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी वसूली जा सकेगी। तो क्लियर है, धारा 167 अपराधिकृत यानी अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट कोई करे और दोष सिद्ध हो जाए तो 5,000 रुपए का जुर्माना और अपराध जारी रखने पर 100 रुपए के हिसाब से प्रतिदिन की पेनल्टी। और इसी तरह से कोई निश्चित कालावधि के बाद में भी बिना अनुमति के उपयोग करता है भूमि का तो 2,000 रुपए का जुर्माना और 500 रुपए की पेनल्टी वसूली जाएगी। अगली जो धारा है 168, वो भी अपराधिकृत विकास से संबंधित है कि ऐसे किसी अपराधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की नगरपालिका की शक्ति, यानी नगरपालिका को यह शक्ति है कि वह ऐसे किसी अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट को हटाने की अपेक्षा कर सकती है। तो किस प्रकार से हटाएगी? सबसे पहले वह ऐसे अतिक्रमी व्यक्ति को यानी जो ऐसा डेवलपमेंट कर रहा है उस व्यक्ति को 30 दिन का नोटिस देगी। 30 दिन के नोटिस के बाद में भी अगर वह व्यक्ति अपना डेवलपमेंट जो कि अतिक्रमण है एक तरह से अगर उसको नहीं हटाता है तो फिर नगरपालिका खुद उसे हटा देगी और खर्चा जो है उससे वसूल करेगी प्लस 5,000 रुपए का जुर्माना और 200 रुपए पर डे के हिसाब से उस पर पेनल्टी लगाएगी। और यदि वह व्यक्ति नगरपालिका के ऐसे आदेश के विरुद्ध कहीं मतलब आवेदन करता है अनुमति के लिए, चाहे वह नगरपालिका के समक्ष ही करे, और अगर उसका जो आवेदन है वह उचित माना जाता है तो फिर नगरपालिका का ये जो नोटिस होगा वह प्रभावी नहीं होगा, नगरपालिका उसे प्रत्याहृत कर लेगी। तो ये थी धारा 168 कि भाई अपराधिकृत विकास को हटाने के लिए नगरपालिका क्या करेगी। नगरपालिका के पास में शक्ति है, 30 दिन का नोटिस देगी, उसके बाद में भी नहीं हटा रहा है तो खुद उस अतिक्रमण को हटा देगी और 5,000 रुपए का जुर्माना वसूलेगी, 200 रुपए की शास्ति लेगी, पेनल्टी लेगी और जो खर्चा हुआ है वो तो उससे वसूलेगी ही। तो इसके बाद में बढ़ते हैं धारा 169 की तरफ। इसका टाइटल है अपराधिकृत विकास को हटाने के लिए नगरपालिका की जो शक्ति है वो और उसके लिए वो क्या शास्ति लगा सकती है। नगरपालिका को शक्ति है कि वो कुछ शास्तियां लगा सकती है। इनकी बात हम पिछली धाराओं में भी कर चुके हैं, वही एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं कि एक तो नगरपालिका ऐसा अपराध कि भाई अतिक्रमण है वो ऐसा दोष सिद्ध होने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है और 500 रुपए के हिसाब से पर डे पेनल्टी भी लगा सकती है। और क्या शास्ति लगा सकती है, क्या जुर्माना लगा सकती है? नगरपालिका ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध
वाद दायर कर सकती है। और साथ ही नगरपालिका चाहे तो पुलिस के साथ मिलकर भी कार्यवाही कर सकती है। और अगर ऐसी किसी कार्यवाही में अगले व्यक्ति को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए नगरपालिका कोई क्षतिपूर्ति, कोई भरपाई नहीं करेगी, क्योंकि गलती उस व्यक्ति ने की है, उसके लिए नगरपालिका क्यों भुगतेगी। आइए बात करते हैं धारा 170 की। 170 का टाइटल है अप्राधिकृत अस्थायी विकास को संक्षिप्ततः हटाया जाना। बड़ी ही अच्छी धारा है, मजेदार है। कैसे? धारा 170 ये कह रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर नगरपालिका के क्षेत्र में अप्राधिकृत किंतु अस्थायी टेम्परेरी कोई डेवलपमेंट कर लेता है, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नगरपालिका की जमीन पर कोई चाय की थड़ी लगा दी है, तो नगरपालिका ऐसे अतिक्रमण को कैसे हटाएगी? नगरपालिका वहां पर उसे 15 दिन का नोटिस देगी कि भाई 15 दिन के अंदर इसको हटा लो। ठीक है, तो इस तरह से जो टेम्परेरी डेवलपमेंट होगा उसको 15 दिन का नोटिस देकर नगरपालिका हटाने के लिए कहेगी। लेकिन अगर वहां पर किसी व्यक्ति ने वहां पर कोई फसल बो दी है, फसल वहां पर खड़ी है, तो ऐसे में फिर नगरपालिका थोड़ा उसका भी हित का ध्यान रखेगी और थोड़ी उदारता बरतते हुए नगरपालिका उसे समय देगी 6 माह का, क्योंकि फसल तैयार होने में लगभग इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो नगरपालिका इस बात को ध्यान में रखते हुए 6 माह का समय देगी कि भाई 6 माह के भीतर आपका ये जो फसल का जो अतिक्रमण आपने फसल के माध्यम से किया है उसको हटा लीजिए। इसके साथ ही धारा 170 का जो दूसरा बिंदु है वो ये कहता है कि नगरपालिका ऐसे अस्थायी अतिक्रमणों की लिस्ट बनाएगी, यानी ऐसे कौन कौन से कार्य हो सकते हैं जो टेम्परेरी अतिक्रमण की श्रेणी में आएंगे, तो उसकी एक सूची भी नगरपालिका तैयार करेगी। तो 170 तक धाराएं हो गई है। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धारा 159 ये थी कि नगरपालिका मास्टर प्लान और अन्य प्लान जो भी है वो योजनाएं हैं उनको तैयार करेगी। 160 में और उसमें सभी क्षेत्रों के विकास का ध्यान रखा जाएगा। 160 में बात आई थी उस प्लान को तैयार करने और उसकी मंजूरी की। तो मंजूरी के लिए राज्य सरकार के माध्यम से अनुमोदन करवाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की बात में हमने करी और साथ ही एक समिति की भी हमने चर्चा करी, उसमें कौन कौन सदस्य होंगे। इसके बाद आया योजना का प्रवर्तन। तो प्रवर्तन लोक नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तिथि से वह योजना लागू हो जाएगी। इसके बाद आया था पश्चातवर्ती उपांतरण, यानी कोई पश्चातवर्ती संशोधन है तो वो भी 160 वाली प्रक्रिया को ही फॉलो करते हुए किए जाएंगे। इसके बाद में आया योजना का क्रियान्वयन वही है नियमानुसार किया जाएगा। 164 में बात आई कि अगर अधिनियम के पूर्व भी अगर कोई प्लान तैयार किया गया है तो उसे भी इस अधिनियम के अधीन समझा जाएगा। और फिर आई 165 की बात। 165 कहता है कि 10 धारा 165 ये कहती है 165 ये कहती है कि 10 वर्ष बाद किसी भी योजना का पुनरीक्षण किया जा सकता है। बात करते हैं 166 की। विकास क्षेत्रों की घोषणा हुई और ऐसे घोषणा के बाद में कोई भी कार्य भूमि के उपयोग में कोई भी परिवर्तन बगैर नगरपालिका की लिखित अनुमति के नहीं किया जाएगा, हालांकि कुछ मामलों में छूट रहेगी। अब बात करते हैं 67 की। वहां पर आई थी अप्राधिकृत विकास की, अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट है तो उसके लिए क्या शास्ति है 5,000 रुपए और 200 की पेनल्टी। 168 में भी यही बात आई थी कि ये ऐसा अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा कर सकती है नगरपालिका, आपको 30 दिन का नोटिस देगी। 169 में हमने देखा और क्या क्या शास्तियां हो सकती है, वाद भी दायर किया जा सकता है, पुलिस के साथ में भी कार्यवाही होगी। और अंत में अभी हमने देखा अस्थायी जो अतिक्रमण है उसको किस प्रकार से, अगर सीधा सा ही अतिक्रमण है, अस्थायी नॉर्मल अतिक्रमण है तो 15 दिन का नोटिस देकर, और अगर वहां पर कोई फसल खड़ी है तो वहां पर 6 माह का समय देकर उसे हटाने के लिए कहा जाएगा। बात करते हैं धारा 171 की। 171 ये कहती है कि भूखंड के उपविभाजन या फिर वहां पर कोई अगर व्यक्ति उस पर कोई निजी रास्ता बनाना चाहता है तो उसकी मंजूरी किस प्रकार से ली जाएगी। टाइटल है भूखंड के उपविभाजन।
या उस पर से कोई निजी मार्ग निकालना हो तो उसकी मंजूरी की क्या प्रक्रिया होगी। धारा 171 ये कहती है कि 161 के अधीन, यानी कोई योजना लागू होने के बाद, कोई प्लान क्रियान्वित होने के बाद अगर कोई व्यक्ति वहां पर अपने किसी भूखंड का उपविभाजन करवाना चाहता है, अगर कोई प्लान लागू हो गया है, वहां पर स्कीम लागू हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अपने भूखंड का उपविभाजन करवाना हो या फिर वहां पर कोई निजी मार्ग उसको निकालना है अपनी सुविधा के लिए, तो उसके लिए वह एक फीस देकर, जो भी निर्धारित फीस है वो फीस नगर पालिका में जमा करवाकर नगर पालिका के समक्ष आवेदन करेगा। नगर पालिका के समक्ष आवेदन करेगा। नगर पालिका ऐसे आवेदन को स्वीकार भी कर सकती है या रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। और अगर नगर पालिका रिजेक्ट कर देती है तो ऐसी स्थिति में भी अगर वह व्यक्ति ऐसे परिवर्तन को जारी रखता है तो उसके विरुद्ध 5,000 रुपए का जुर्माना और 200 रुपए पर डे की पेनल्टी अपराध जारी रखने पर की जाएगी। तो ये थी धारा 171 जो ये बताती है कि कोई प्लान एक्टिवेट होने के बाद, कोई योजना लागू होने के बाद में परिवर्तन ऐसे नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्रॉपर अनुमति की आवश्यकता है, चाहे किसी को भूखंड का उपविभाजन करवाना हो या वहां से कोई निजी रास्ता निकालना हो, उसे एक निर्धारित फीस देकर नगरपालिका के समक्ष आवेदन करना होगा, जिसे नगरपालिका स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। और अस्वीकार करने के बाद में भी अगर वो कार्य कर रहा है तो उस पर ये जुर्माना और ये शास्ति पर डे के हिसाब से लगाई जा सकती है। बात करते हैं धारा 172 की। 172 का टाइटल है उपगत व्यय की वसूली। उपगत से तात्पर्य है जो हो गया, जो व्यय हो गया है, यानी जो खर्चा हो गया है। कौन सा खर्चा? किसी अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर पालिका ने अपनी जेब से जो खर्चा किया, अपने निधि से जो खर्चा किया, वो खर्चा, अतिक्रमण हटाने का खर्चा। तो धारा 172 ये कहती है कि नगर पालिका को 168, 169, 170, 171 इन धाराओं के अधीन नगर पालिका कोई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करती है तो ऐसी कार्यवाही में जो नगर पालिका का खर्चा आया है उसकी वसूली उस अतिक्रमी व्यक्ति से, उस अतिक्रमी भूस्वामी से की जाएगी। सीधी सी बात है, जिसने अतिक्रमण किया, जिसके अतिक्रमण को हटाने के लिए नगरपालिका का दस्ता गया, तो उसी व्यक्ति से ही ये राशि वसूल की जाएगी। और ये जो वसूली की जाएगी वो भू राजस्व के बकाया के रूप में, ये बात ध्यान दे सकते हैं आप, ये जो वसूली होगी वह भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है। अब बढ़ते हैं धारा 173 की तरफ। इसका टाइटल है परियोजना और स्कीमों को बनाया जाना। परियोजना और स्कीमों को बनाया जाना, धारा 173 ये कहती है कि जब जो नगरपालिका को उचित लगे, यानी नगरपालिका को जब ये लगे कि हाँ भाई ये मेरी आवश्यकता है, ये मेरे लिए ठीक रहेगा अगर मैं ऐसे करूँ तो जब नगरपालिका उचित समझे तो वह अपने किसी क्षेत्र के लिए यानी किसी एरिया के लिए एकीकृत विकास के लिए उस क्षेत्र के यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट या कोई स्कीम लेकर आ सकती है। पहली बात तो ये हुई।
और दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट या स्कीम है, इसकी कोई भी विषय वस्तु हो सकती है जो उस नगर पालिका से जुड़ी हुई हो, उस नगर पालिका की आवश्यकता हो। कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है वो? आवासन से संबंधित स्कीम हो सकती है, संचार से संबंधित स्कीम हो सकती है, परिवहन से संबंधित हो सकती है, मनोरंजन से संबंधित हो सकती है, और ऐतिहासिक या जो सांस्कृतिक स्थान है उनके संरक्षण से संबंधित हो सकती है, पर्यावरण से संबंधित भी वो हो सकती है, परिवहन से संबंधित भी हो सकती है, इंफ्रा से रिलेटेड भी हो सकती है। तो काफ़ी ब्रॉडर यहाँ पर एरिया है, एक नगरपालिका के पास में ब्रॉडर व्यू है उसके पास सोचने के लिए। तो इनमें से किसी विषय वस्तु से संबंधित वो प्रोजेक्ट या स्कीम लागू कर सकती है। अब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट लेकर आएगी या जो स्कीम लेकर आएगी नगरपालिका, उसका पहले एक प्रारूप तैयार करेगी और प्रारूप में कुछ प्रविष्टियां करनी होगी, यानी कोई एंट्रीज करनी होगी। कुछ एंट्रीज वहां पर उस प्रारूप में की जाएगी। वो क्या क्या हो सकती है? तो धारा 173 ये कहती है कि भाई उस जो भूमि है प्रोजेक्ट वाली, उसका एरिया कितना है और वहाँ का उसका मालिक कौन है, उसका नाम पते आदि की सूचना हो सकती है। ठीक है, अभी उसका भूमि का उपयोग क्या किया जा रहा है, ये जो प्रोजेक्ट लाया जाएगा उसकी लागत कितनी होगी, कितना उसका टाइम पीरियड रहेगा, यानी कब पूरी हो जाएगी, ये जो है प्रोजेक्ट है वो अभिविन्यास है या उसका पुनर्विन्यास है। तो ये सभी बातें, ये सभी प्रविष्टियाँ उस प्रारूप में की जाएगी। क्लियर है? धारा 173। बात करते हैं अगली धारा 174 की। इसका टाइटल है परियोजना या स्कीमों की तैयारी। परियोजना व स्कीमों की तैयारी, यानी उनको तैयार करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये वही प्रक्रिया है जो हमने लगभग पिछली धाराओं में देखी थी। तो यहाँ पर मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ। नगरपालिका किसी घोषणा के बाद में, यानी कोई योजना लागू करना है, इस घोषणा के बाद में 30 दिन के भीतर एक नोटिस प्रकाशित करेगी राजपत्र में और फिर लोगों की आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करेगी और आपत्ति और सुझाव पर विचार करने के बाद उसे अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा और अनुमोदन के बाद में राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट तारीख को, जो तारीख विनिर्दिष्ट की जाए उसमें बताई जाए राजपत्र में, उससे वह योजना लागू हो जाएगी। तो ये है परियोजना और स्कीमों को तैयार करने की जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। घोषणा के 30 दिन बाद में नोटिस में आपत्ति और सुझाव मांग लिए, बाद में उन पर विचार करके अनुमोदन के लिए भेज दिया, अनुमोदन के पश्चात राजपत्र में प्रकाशित कर दिया और एक नियत तिथि से वो है लागू हो गई। इसके बाद देखते हैं धारा 175। 175 का टाइटल है पुनर्विकास स्कीम। पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट प्लान। ये कौन तैयार करेगा? पुनर्विकास स्कीम ये तैयार करेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को धारा 175 ये कहती है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जब ये लगे कि उस नगरपालिका का कोई एरिया यानी कोई क्षेत्र या कोई भवन जनता के लिए संकटपूर्ण है, खतरनाक है, हानिकारक है, तो ऐसे क्षेत्र या ऐसे भवन की दशा सुधारने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी है 173 और 174 में जो स्कीम बना रहा है, उन्हीं स्कीम्स के साथ ही रीडेवलपमेंट की स्कीम्स भी बनाएगा। ठीक है, तो ये थी पुनर्विकास की स्कीम। बात करते हैं अगली धारा की 176। 176 का टाइटल है परियोजना व स्कीम का अनुमोदन करने हेतु उन्हें नगरपालिका के सामने प्रस्तुत करना। यानी कोई परियोजना है या स्कीम है तो उसका अनुमोदन करने के लिए उसे कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। तो धारा 176 कहती है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी परियोजना या ऐसी स्कीम को अनुमोदन हेतु नगरपालिका के समक्ष रखेगा।
ठीक है। नगर पालिका चाहे तो उसे स्वीकार कर सकती है, चाहे तो उसे अस्वीकृत भी कर सकती है उस स्कीम को, और चाहे तो उसमें संशोधन के लिए भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित कर सकती है। तो बस इतना ही है धारा 176 में कि किसी भी स्कीम का अनुमोदन किस प्रकार से किया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसे नगर पालिका के समक्ष रखेगा अनुमोदन के लिए। नगर पालिका चाहे तो उसे स्वीकार कर सकती है स्कीम को, अदरवाइज रिजेक्ट भी कर सकती है, अथवा उसमें किसी परिवर्तन के लिए भी निर्देशित कर सकती है। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। धारा 177, इसका टाइटल है परियोजना या स्कीम लागू होने के बाद भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन। बहुत इजी है, इसको भी हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा। धारा 166, धारा 166 बात कर रही थी विकास क्षेत्रों की, यानी जैसे धारा 166 के अनुसार विकास क्षेत्र घोषित होते ही बिना नगर पालिका की अनुमति के कोई भी भूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही धारा 177 भी कह रही है कि कोई भी परियोजना लागू होने के बाद, कोई स्कीम लागू होने के बाद में उस भूमि के उपयोग में या उस भूमि को डेवलप करने के लिए प्रतिबंध रहेगा। निर्बंधन मतलब प्रतिबंध रहेगा, यानी ऐसा कार्य पूर्व अनुमति के बाद ही किया जाएगा, उसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। तो इसके अलावा 177 में और कुछ है नहीं। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ, धारा 178। 178 का जो टाइटल है वो है स्कीम का व्यपगत होना। सिंपल सी धारा है, स्कीम का व्यपगत होना। व्यपगत का मतलब है खत्म होना। कोई स्कीम कब खत्म मानी जाएगी, व्यपगत मानी जाएगी? तो 178 ये कहती है कि अगर नगर पालिका उस अनुमोदित योजना को अगर 2 साल तक लागू नहीं कर पाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो स्कीम ही खत्म है। तो सीधा सा है 178 में, अगर नगर पालिका 2 वर्ष तक किसी अनुमोदित योजना को लागू करने में असफल होती है तो वह फिर स्कीम व्यपगत मानी जाएगी। बात करते हैं अगली धारा की, धारा 179। इसका टाइटल है परियोजना या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण। धारा 179 ये कहती है कि नगर पालिका जब ठीक समझे, यानी नगर पालिका के पास में जब ऐसे कोई उचित कारण हो, जब उसे लगे कि नहीं भाई ऐसा करना सही है, तो उन कारणों के आधार पर नगर पालिका किसी भी परियोजना या स्कीम में उपांतरण कर सकती है, यानी परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। और ऐसे ही नगर पालिका को जब ये लगे कि नहीं भाई इस स्कीम को चलाने का कोई औचित्य नहीं है, ऐसे भी अगर उसके पास में कोई आधार हो, तो नगर पालिका ऐसी स्कीम को प्रत्याहृत कर सकती है, यानी वापस ले सकती है। इसके लिए नगर पालिका को बस एक काम करना होगा, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करनी होगी। तो ऐसा करने से नगर पालिका का ये काम हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं धारा 180 की, जिसका टाइटल है नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। कोई लंबी चौड़ी बात इस धारा 180 में नहीं है, केवल टाइटल से धारा को याद रखें कि राज्य सरकार अगर अपेक्षा करे, यानी राज्य सरकार अगर चाहे तो वह नगर पालिका से कोई भी स्कीम बनवा सकती है, और ये स्कीम बनाएगा कौन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो इसके अलावा इस धारा में और कुछ है नहीं। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ, 181। 181 का टाइटल है परियोजना या स्कीम
से व्यावृत्तियां यानी छूट। 81 ये कहती है कि नगर पालिका को व्यावृत्ति रहेगी, ये छूट रहेगी कि वह किसी परियोजना या स्कीम में कोई परिवर्तन कर सके। यानी एक बार पुनः समझे, 181 के अनुसार किसी भी परियोजना या स्कीम के क्रियान्वयन में नगर पालिका को ये स्वतंत्रता रहेगी कि वह उसमें कोई परिवर्तन कर सकती है या फिर उसमें कोई चीज, कोई पार्ट हटाना हो या पूरी कोई हटाना हो तो उसको हटा सकती है। इसके साथ ही अगर उसकी कोई रीप्लान करनी है, तो रीप्लानिंग करनी है, तो वो भी नगर पालिका उसके लिए भी स्वतंत्र है। तो इसके साथ ही ये धारा भी खत्म होती है। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। धारा 182, इसका शीर्षक है भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन व परिवर्तन अनुज्ञात करने की शक्ति। यानी जो भूमि का जो यूज है, वो यूज अगर चेंज करना हो किसी को तो उस पर निर्बंधन रहेगा, प्रतिबंध रहेगा। लेकिन उस प्रतिबंध से छूट कौन देगा, यानी परमिशन कौन देगा, तो इसकी शक्ति किसके पास में होगी, ये धारा 182 में बताया गया है। इसको समझे। धारा 182 ये कहती है कि नगरपालिका क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रयोजन से, जिस प्रयोजन से भूमि आवंटित की गई है, जिस प्रयोजन से यानी जिस उद्देश्य से आवंटित की गई है या आरक्षित की गई है, तो वो व्यक्ति उसी प्रयोजन से उसका उपयोग करेगा। ठीक है, मतलब जिस उद्देश्य से हमने आपको दी थी, आप उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस जमीन का उपयोग करेंगे। ऐसा उपयोग चेंज करने के लिए, मतलब आपको दी थी आपको रहने के लिए, लेकिन आपने वहां पर कोई दुकान खोल ली है या उसका कोई कमर्शियल यूज करने लग गए, तो ऐसा नहीं है। जिस प्रयोजन से दी गई थी उसी प्रयोजन से उसका उपयोग करना होगा। नगर पालिका इस लैंड यूज को चेंज करने की अनुमति नहीं देगी। किंतु धारा 182 ये आगे कहती है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो लोकहित में ये ऐसा कर सकती है। इसके लिए क्या करना होगा, राज्य सरकार लोकहित को ध्यान में रखते हुए जो भी उस भूमि के आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी है, उन पड़ोसियों से आपत्ति मांगेगी कि भाई किसी को आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं, आपकी सुनवाई करेंगे। इस तरह से सबको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। और उसके साथ ही भू संपरिवर्तन के लिए जो फीस निर्धारित की गई है, वो फीस भी राज्य सरकार लेगी। और उसके बाद में निर्णय करते हुए राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके राज्य सरकार उस भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने की, यानी भू संपरिवर्तन करने की अनुमति प्रदान कर सकेगी। तो ये बात थी 182 में। इसके बाद में भी राज्य सरकार और क्या कर सकती है, ऐसे भू संपरिवर्तन से जो भी राशि प्राप्त होगी, यानी जो भी वसूली होगी, वह नगरपालिका की निधि में जमा करवाई जाएगी। और अगर किसी का कोई शुल्क बकाया मिलता है, निकलता है, तो उसे भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। अब एक बात और यहाँ पर आती है कि जहाँ पर कोई भूमि चैरिटी के रूप में या लोक प्रयोजन से, अगर कोई भूमि किसी लोक प्रयोजन से या चैरिटी के रूप में दी गई है, तो ऐसी भूमि का संपरिवर्तन यानी उसका कन्वर्जन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस टाइम जब भूमि आवंटित की गई थी तब जो दर थी, यानी जो तत्समय की दर थी और जो आज की वर्तमान प्रचलित दर है,
उन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है, इस अंतर राशि का भुगतान न कर दिया जाए, तब तक ऐसी भूमि के उपयोग के परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। तो ये थी धारा 182। क्लियर है? जिस भूमि को जिस प्रयोजन से आवंटित किया गया था उसका उसी प्रयोजन से उपयोग होना चाहिए, नगरपालिका अनुमति नहीं देगी। राज्य सरकार लोकहित में सबको सुनवाई का अवसर देते हुए और एक निश्चित फीस लेकर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करते हुए ये अनुमति दे सकती है। जो कि राशि प्राप्त होगी वो नगरपालिका के निधि में जमा होगी। और अगर कोई चैरिटी या लोक प्रयोजन से कोई जमीन दी गई है तो उसका संपरिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पिछली वाली दर और वर्तमान दर में जो राशि का अंतर है उसका भुगतान नहीं कर दिया जाए। धारा 183 सार्वजनिक मार्गों की नियमित लाइन। आगे जो एक दो धाराएं आने वाली है वो लाइनों के बारे में ही है। कोई गैस लाइन, पाइपलाइन आएगी, ये सार्वजनिक मार्गों की लाइन है। तो नगर पालिका अपने जो किसी आम रास्ते होते हैं, आम रास्तों या आप सार्वजनिक मार्ग कह लीजिए, उनके दोनों तरफ लाइनिंग करती है। तो धारा 183 ये कहती है कि ये जो लाइनिंग नगर पालिका करेगी, लाइनें खींचेगी दोनों साइड रास्ते के, तो ये लाइनिंग निर्धारित रीति से की जाएगी। और निर्धारित रीति क्या होगी? वो ये होगी कि नगर पालिका 30 दिन का नोटिस देगी। देखिए, घूम फिर कर सब जगह पर ये पूरी प्रक्रिया फॉलो करने की बात आती है। तो ये प्रक्रिया आपको एक बार ध्यान आ जाएगी, एक बार समझ में आ जाएगी, तो आपको बार बार उसे याद नहीं करना पड़ेगा। बस कहीं पर समय की अवधि कम ज्यादा हो सकती है। तो इसे देखिए, धारा 183 को ये कहती है कि नगरपालिका 30 दिन का नोटिस देगी। नोटिस किस बात का देगी? कि जो भी प्रभावित लोग इससे हो रहे हैं, इस लाइनिंग से, वो चाहे तो अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं या अपने सुझाव दे सकते हैं और तत्पश्चात नगरपालिका द्वारा उस लाइन का निर्धारण कर दिया जाएगा। और नगरपालिका के ऐसे आदेश के विरुद्ध फिर अगले 30 दिन में जिला कलेक्टर को अपील की जा सकती है। अगर कोई इससे असंतुष्ट होता है, प्रभावित होता है, पीड़ित होता है, तो वो जिला कलेक्टर को अगले 30 दिनों में अपील कर सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये जो लाइनिंग है उसके अंदर अपने किसी भवन का या अपने भवन के किसी भाग का निर्माण नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा करने पर वो पाया जाता है क्या दोष सिद्ध, तो दोष सिद्ध होने पर 2 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना उसके खिलाफ लगाया जा सकता है। तो ये थी धारा 183, समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। धारा 184 भूमिगत उपयोग के लिए मार्ग का अधिकार। भूमिगत से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? अंडरग्राउंड से, यानी जो नगरपालिका की अंडरग्राउंड की जमीन है, भूमिगत जमीन है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो किस तरह से किया जाएगा? धारा 184 ये बताती है कि बहुत से अधिनियम बने हुए हैं, जैसे कि तार अधिनियम 1885 का, 2003 का विद्युत अधिनियम बना हुआ है और इसी तरह से बहुत से और अधिनियम और कानून बने हुए हैं जिनमें ये प्रावधान है कि नगरपालिका विभिन्न लोक सुविधाओं के लिए, लोक सुविधा ये बात ध्यान में रखने वाली है, लोक सुविधाओं के लिए, ये लोक सुविधाएं कौन कौन सी हो सकती है जो अंडरग्राउंड में होगी? अब देखिए, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बिजली की लाइन हो गई है या टेलीफोन की लाइन हो गई है, गैस पाइपलाइन है, पानी की निकासी, सीवरेज की निकासी, कोई रेलवे टनल बनाना हो या कोई वेयर हाउस बनाना हो, तो इन लोक सुविधाओं के लिए नगर पालिका मार्ग, भूमिगत मार्ग देने के लिए मंजूरी प्रदान कर सकेगी। ठीक है।
अच्छा, और क्या क्या कर सकती है? 184 धारा ये कहती है कि नगर पालिका ये भी निर्धारित कर सकती है कि भाई आप इतनी टाइम लिमिट में उन विभागों को कह सकती है जो वहाँ पर भूमिगत जमीन का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें शर्तें बता सकती है कि आप इस टाइम लिमिट में अपने काम को पूरा करेंगे, और अगर उस समय सीमा में वो लोग काम को पूरा नहीं करते हैं तो नगर पालिका फिर पेनल्टी भी लगा सकती है। इसके साथ ही नगर पालिका अगर उनसे ऐसा करने के लिए कोई फीस या चार्जेस वसूल करने हो तो वो भी वसूल कर सकती है। और ये काम जो भूमिगत काम हो रहा है उससे अगर नगर पालिका की संपत्ति को कोई क्षति होती है तो उसका हर्जाना भी जो संबंधित एजेंसी है, जो संबंधित विभाग है, वो ही इसकी क्षति की पूर्ति करेगा। नगर पालिका उनसे अपना पूरा हर्जाना वसूल करेगी। इसके साथ ही एक और अंतिम बात ये कही गई है कि ये जो सारे विभाग हैं वो अपने सभी नक्शे हैं या जो भी विवरण उनके पास में है, अभिलेख है, तो ये सारा ब्यौरा वे नगर पालिका को उपलब्ध करवाएंगे ताकि नगर पालिका अपने क्षेत्र में अंडरग्राउंड में कहाँ कहाँ जमीन का उपयोग किया जा रहा है, किस पर्पज से किया जा रहा है, तो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। तो इसी के साथ ही धारा 184 ये समाप्त होती है, भूमिगत उपयोग के लिए मार्ग देने का अधिकार। धारा 185 ये जो भूमिगत नक्शे थे, नक्शे वाली बात ही 185 में और थोड़ी स्पष्ट की गई है। इसका टाइटल है भूमिगत उपयोग के नक्शे। यानी धारा 185 ये कहती है कि ये जो भूमिगत उपयोग के नक्शे होंगे या सर्वे होंगे या और कोई रिकॉर्ड होंगे, अभिलेख होंगे, ये सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी एक गोपनीय ढंग से संभाल कर रखेगा। और ये जो सभी नक्शे, सर्वे, रिकॉर्ड होंगे ये सूचना के अधिकार के अधीन। पहली बात तो ये हो गया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोपनीय ढंग से संभाल कर रखेगा, इन्हें रखेगा। और दूसरी बात ये होगी कि ये जो नक्शे होंगे, ये जो सूचना होगी, वो सूचना के अधिकार के तहत गोपनीय दस्तावेज माने जाएंगे। गोपनीय दस्तावेज इनको माना जाएगा सूचना के अधिकार के अधीन। तो बहुत ही सिंपल है धारा 185। आगे बढ़ते हैं धारा 186 की तरफ। 186 का टाइटल है केंद्र या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध। एक बार पुनः पढ़िए कि केंद्र या राज्य सरकार के संबंध में जो मार्ग है, उनसे जुड़े हुए मार्ग हैं, उनके संबंध में क्या विशेष उपबंध, क्या विशेष प्रावधान है। धारा 186। तो केंद्र सरकार से जुड़े हुए मार्ग कौन से हो गए? नेशनल हाईवेज। और राज्य सरकार से जुड़े हुए हो गए स्टेट हाईवेज। धारा 186 ये कहती है कि यदि नगरपालिका के किसी क्षेत्र से कोई केंद्र सरकार का राजमार्ग, कोई नेशनल हाईवे निकल रहा है या कोई स्टेट हाईवे निकल रहा है, तो नगरपालिका उस क्षेत्र का केंद्र या राज्य सरकार की अनुमति के बिना या उनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बिना, जब तक कि वो अलाउ नहीं करे, अनुमति नहीं दे, उसको यूज करने की शक्ति नहीं दे, तब तक उसका उपयोग नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसी अनुमति दे देवे तभी उन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नगरपालिका उस क्षेत्र का यूज कर सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि नगरपालिका फिर अनुमति के बाद में उस क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को अस्थायी अधिभोग की अनुमति देनी हो, यानी किसी को टेम्परेरी यूज करने की अनुमति देनी हो, वो या फिर कोई अतिक्रमण वहां से हटाना हो, तो ये फिर नगरपालिका की ड्यूटी होगी। और इसी के बाद में अंतिम बात ये जो धारा 186 में कही गई है वो ये है कि जो भी संबंधित राजमार्ग है, राजमार्ग से संबंधित जो भी एजेंसी है
वही उसकी देखभाल का कार्य करेगी। यानी कि नेशनल हाईवेज है तो इनकी देखभाल मरम्मत का कार्य केंद्र सरकार ही देखेगी, नगरपालिका का उसमें कोई योगदान नहीं है। और इसी तरह से जो स्टेट हाईवेज है उसकी देखभाल और मरम्मत का कार्य राज्य सरकार देखेगी। तो इसी के साथ में ही धारा 186 यहाँ समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। धारा 187 उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण। ये धारा भी अपने नाम से ही स्पष्ट है कि अगर कोई उत्सव आयोजित किया जा रहा है, यानी कोई मेला हो या त्योहार है, तो वहां पर ऐसी स्थिति में मार्गों पर अस्थायी निर्माण लोगों द्वारा किया जाता है। तो ऐसे अस्थायी निर्माण की कोई भी टेम्परेरी काम वहां पर करना है, जैसे कि कोई पंडाल लगाना है, कोई बूथ लगाना है, या कोई टेम्परेरी बैरिकेडिंग करनी है, किसी भी तरह से हो सकती है, पंडाल, बूथ या बाड़ा लगवाना है, तो नगर पालिका से इसके लिए आवेदन किया जाएगा। और नगर पालिका इसके लिए क्या करेगी? नगर पालिका सबसे पहले संबंधित यातायात प्रभारी से बात करेगी कि भाई किस प्रकार से व्यवस्था की जाए ताकि ट्रैफिक बाधित ना हो। तो यातायात प्रभारी से परामर्श लिया जाएगा इसके लिए, और उसके बाद में ही नगर पालिका का जो अधिकारी है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, निर्धारित फीस लेकर इस टेम्परेरी निर्माण की अनुमति देगा। और अनुमति लेने वालों का भी ये दायित्व रहेगा कि वे कार्यक्रम समाप्ति के बाद में जो भी स्थल था उसको पूर्ववत स्थिति में ला देवे। तो ये थी धारा 187। बात करते हैं अगली धारा की 188। मार्ग, नाली या परिसर का सन्निर्माण या मरम्मत के लिए पूर्वावधानियां। तो ये धारा भी काफी सरल ही है, इंटरेस्टिंग भी है। धारा 188 ये कहती है कि कोई भी मार्ग या किसी भी नाली का या किसी परिसर का यानी किसी स्थान का अगर निर्माण किया जा रहा है या उसकी मरम्मत की जा रही है तो नगरपालिका क्या सावधानियां बरतेगी। तो धारा 188 कहती है कि ऐसा कोई कार्य करते हुए मुख्य नगरपालिका जो अधिकारी है, अगर वो स्थान संकटपूर्ण है, हानिकारक है, खतरनाक हो सकता है जनता के लिए, तो वो ऐसे स्थान के चारों ओर बाड़ा बनवा देगा, यानी बाउंड्री लगवा देगा, बाड़ लगवा देगा, बाउंड्री लगवा देगा, कुछ भी कह लीजिए, बैरिकेडिंग करवा देगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वहां पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र ऐसा बोर्ड भी लगा सकेगी नगरपालिका। दुर्घटना संभावना क्षेत्र का बोर्ड लगाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना नगरपालिका की अनुमति के अपने किसी भवन के निर्माण के लिए जो आम रास्ता है उसको ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो अगली बात जो है, तीसरी तो बात ये होगी, आम रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकता है। और चौथी बात ये है कि अगर नगर पालिका अधिकारी को ये लगे तो वह अपनी आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर सकता है। और अगर कोई स्थान या कोई मार्ग जनता के लिए या फिर यातायात के लिए हानिकारक हो तब भी वहां पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस स्थान को बंद करने या उसकी मरम्मत करवाने का कार्य कर सकती है। और साथ ही इसका जो खर्चा होगा वह नगर पालिका संबंधित व्यक्ति से वसूल करेगी। तो इस तरह से ये धारा 188 ये बताती है कि क्या क्या पूर्वावधानियां यानी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं धारा 189, धारा 189। 189 बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो काष्ठ डाली जाएगी और न ही गड्ढे खोदे जाएंगे।
तो ये जो धारा है 189 वो ये कह रही है कि नगर पालिका की अनुमति के बिना न तो कोई व्यक्ति किसी आम रास्ते पर न तो गड्ढे खोद सकता है और न ही वहां पर कोई काष्ठ जमा कर सकता है, अपना कोई बिल्डिंग मटेरियल है तो वो भी वहां पर नहीं पटक सकता है। और अगर नगर पालिका की अनुमति मिल गई है तो नगर पालिका की अनुमति मिलने के बाद में भी वहां पूरी व्यवस्था की जाएगी, चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी कि भाई जो गड्ढे हैं उनके चारों ओर बाउंड्री कर दी गई है, और रात का समय है तो वहां पर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। क्योंकि हम आए दिन बच्चों के गड्ढे में गिरने जैसी घटनाएं अखबारों में पढ़ते हैं, तो नगर पालिका यहाँ पर पूरी सुरक्षा, पूरी सावधानी बरत रही है। और ऐसा करने पर भी अगर कोई व्यक्ति, यानी इन प्रावधानों के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और पर डे 100 रुपए और पर नाइट 50 रुपए की पेनल्टी उससे वसूल की जा सकती है। तो ये थी धारा 189। इसके बाद में बढ़ते हैं 190 की तरफ। 190 इसका शीर्षक है फुटपाथों का प्रबंधन। फुटपाथों का प्रबंधन यानी जो दोनों ओर फुटपाथ होते हैं उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा। तो धारा 190 ये कहती है कि नगर पालिका एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में ये देखेगी, ये सुनिश्चित करेगी कि जो भी सार्वजनिक मार्ग है उनके दोनों तरफ फुटपाथ बना दिए गए हैं, ढंग से वो बना दिए गए हो। एक आपने ये नाम सुना होगा, भवन अनुज्ञा व संकर्म समिति। हम 2-3 बार इसका जिक्र कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी वापस उसी का जिक्र आता है कि भवन अनुज्ञा व संकर्म समिति जो है ये फुटपाथों की चौड़ाई निर्धारित करेगी। यानी फुटपाथ की चौड़ाई निर्धारण का जो कार्य है वो भवन अनुज्ञा व संकर्म समिति का होगा, और ये जो चौड़ाई निर्धारित करेगी वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगी। ठीक है। और इसी तरह से इस धारा में एक अंतिम बात ये कही गई है कि जो भिन्न भिन्न भूमि का उपयोग होगा वहां आवश्यकतानुसार फुटपाथ का प्रबंधन किया जाएगा, आवश्यकतानुसार उसके लिए प्रावधान किए जाएंगे। तो इसी के साथ ही ये धारा समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। धारा 191 इसका टाइटल है मार्गों के कोने पर भवन। सीधी सी धारा है कि नगर पालिका के जो कोई 2 मार्ग है उन मार्गों के कोने पर अगर कोई भवन आ रहा है, यानी कि कोने पर कॉर्नर बिल्डिंग है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कितनी उसकी सीमा होनी चाहिए, इसका निर्धारण नगर पालिका कर सकेगी। ठीक है। 2 मार्गों के कोने पर आने वाले किसी बिल्डिंग या किसी भवन की ऊंचाई, उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए, नगर पालिका इसका निर्धारण कर सकेगी। वह जो भवन है वो गोलाकार हो या फिर घुमावदार हो, ये निर्धारण नगर पालिका कर सकती है ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और अगर नगर पालिका को लगे तो वह उस स्थान को एक्वायर भी कर सकती है, जिसके लिए सामने वाले व्यक्ति को उचित प्रतिकर दे दिया जाएगा नगर पालिका के द्वारा। तो ये थी धारा 191। बात करते हैं 192 की। 192 का टाइटल है बहिर्गत भवनों को पीछे करना। नाम से ही स्पष्ट है। अभी आपने पीछे एक धारा पढ़ी थी, धारा 183। उसमें बात आती है सार्वजनिक मार्गों की नियमित लाइन का जिक्र उसमें था।
तो जो नगरपालिका है वो सार्वजनिक मार्गों के दोनों तरफ एक नियमित लाइन खींचती है। धारा 192 ये कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति इस लाइन के भीतर अतिक्रमण करता है, यानी उसने कोई बालकनी यहाँ पर निकाल ली है, या उसकी सीढ़ियाँ वहाँ से जा रही है, या एक कोई चबूतरे का निर्माण उसने करवा लिया है, तो नगरपालिका सेटबैक नियमों का पालन करवाने के लिए उसे नोटिस देकर ऐसे स्ट्रक्चर को तोड़ सकेगी। ठीक है, पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भूमि या कोई भवन या कोई स्ट्रक्चर इस नियमित लाइन के अंदर है, किंतु जो भवन मालिक है, जो भवन है, उसके अंदर उसकी दखल नहीं है, तो राज्य सरकार 15 दिन का नोटिस देकर और एक समुचित प्राधिकारी नियुक्त करके इस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही कर सकेगी और उस क्षेत्र को नगर पालिका में निहित कर सकेगी। और ऐसे किसी अतिक्रमण को हटाने में किसी की संपत्ति को नुकसान अगर हुआ है तो फिर इसके लिए नगर पालिका उचित प्रतिकर दे देगी, संदाय कर देगी। तो ये थी धारा 192। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। धारा 193, इसका टाइटल है भवनों की सतह, यानी भवनों का लेवल कितना होगा, जमीन से उसका लेवल है वो कितना होगा, लेवलिंग। तो धारा 193 में सिर्फ इतना ही कहती है कि जो लेवल तय किया जाएगा वो नगरपालिका द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यानी नगरपालिका ये तय कर देगी कि जमीन से किसी मकान का कितना ऊंचा उसको ले जाया जा सकता है, उसका लेवल क्या रखा जाएगा, और जो तय किया गया है उसकी पालना की जाएगी। कोई भी व्यक्ति उससे नीचे मकान नहीं ले जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि नगरपालिका की जो नालियां हैं और जो निकास का जो सिस्टम है, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम है, वो बाधित ना हो और साथ ही भवन मालिक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये थी धारा 193 में। बात करते हैं धारा 194 की। धारा 194 भवनों के निर्माण से जुड़े प्रावधान। धारा 194 में ये कहती है कि कोई व्यक्ति अगर नगरपालिका की सीमा के भीतर कोई भवन निर्माण करना चाहता है या उसका पुनर्निर्माण करना चाहता है, मॉडिफाई करना चाहता है, तो इसके लिए वह क्या करेगा? तो इसके लिए वह जितने भी आवश्यक दस्तावेज होंगे भवन के निर्माण के लिए या पुनर्निर्माण के लिए, जितने भी आवश्यक दस्तावेज है वो आवश्यक दस्तावेज लेकर और निर्धारित फीस के साथ में नगरपालिका के समक्ष आवेदन करेगा। जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है वो ये है कि ये आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे। ठीक है, इसी पर चर्चा करते हैं। तो 194 धारा ये कह रही है कि आवश्यक दस्तावेज क्या हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि उस भूमि पर उसका अधिकार हो, स्वामित्व हो। तो ऐसा स्वामित्व दर्शाने वाले क्या दस्तावेज हो सकते हैं? तो भूमि से संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि वो भूमि अविवादित है, तो इस टाइप का एक शपथ पत्र वो लगाए कि इस पर कोई भी विवाद नहीं है। एक ये हो सकता है कि जो फीस आपने मांगी थी वो फीस मैं दे रहा हूं, तो उसकी कोई रसीद वगैरह हो तो वो भी वहां पर लगाई जा सकती है। इसके साथ ही उसका एक पूरा मैप, जो भी उसका एरिया होने वाला है निर्माण का, उसका पूरा मैप साथ में लगाया जाएगा। ये जो मैप होगा वो रजिस्टर्ड आर्किटेक्चर या इंजीनियर है उनसे अटेस्टेड होना चाहिए। और साथ ही इन मैप में एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो एरिया बनेगा, यानी ये जो निर्माण होगा या पुनर्निर्माण होगा, तो उस पर वेंटिलेशन की क्या व्यवस्था रहेगी, या फिर कितना एरिया कवर्ड एरिया रहेगा, कितना खुला एरिया रहेगा, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, और जो सेटबैक नियम है उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर होगी। नगरपालिका ये जो भी बिल्डिंग प्लान की ये मंजूरी देगी,
वह इलेक्ट्रॉनिक मोड पर देगी और साथ ही 2 महीने के भीतर ये मंजूरी देगी। नगर पालिका चाहे तो ये स्वीकृति दे भी सकती है बिल्डिंग प्लान की, यानी ये भवन निर्माण की, और चाहे तो नहीं भी दे सकती है। इसी के साथ में ही दूसरी बात जो आती है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कैसी अनुमति चाह रहा है, अगर वो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की अनुमति चाह रहा है या फिर 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन का निर्माण करना चाहता है या 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एरिया में किसी भी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना चाहता है और इसके लिए अगर वह अनुमति चाह रहा है, तो ऐसी अनुमति देने से पहले नगर पालिका क्या करेगी, जो क्षेत्रीय टाउन प्लानर है, क्षेत्रीय नगर नियोजक है, क्षेत्रीय नगर नियोजक से जो रीजनल उनका टाउन प्लानर है उससे परामर्श करेगी। क्या परामर्श करेगी, वो ये होगा कि भाई ये जो मंजूरी हम देवें, इसको मंजूरी को देने से ऐसा तो नहीं है कि ये नियमानुसार है या नहीं, ये तो देख लें साथ में। और साथ में ही ये भी बहुत जानना जरूरी है कि ऐसी मंजूरी देने से किसी को असुविधा तो नहीं होगी, जनता को असुविधा तो नहीं होगी, यानी कि ये मंजूरी संगत है या नहीं। यही बात नगर पालिका क्षेत्रीय नगर नियोजक के साथ में मिलकर परामर्श करके सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही कुछ और प्रावधान भी यहाँ पर दिए हैं और वो ये है कि नगर पालिका की अनुमति वहाँ पर जरूरी नहीं होगी, नगर पालिका की लिखित अनुमति वहाँ पर जरूरी नहीं होगी जहाँ पर किसी व्यक्ति ने 250 वर्ग मीटर एरिया में ही निर्माण के लिए आवेदन किया है या उसकी ऊंचाई 10 मीटर से अधिक नहीं है। किंतु अगर कोई क्षेत्र हेरिटेज घोषित कर दिया गया है, अगर कोई क्षेत्र हेरिटेज एरिया है, तो वहां पर पुनः वही बात है, नगरीय निकाय से अनुमति लेनी होगी। एक बात और आती है और वो ये है कि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई की कोई अगर बिल्डिंग बनी है तो जो बिल्डर है, जो मालिक है, उसका पोजीशन करने से पहले यानी उसको ऑक्यूपाई करने से पहले नगरपालिका से अनुमति लेगा और इसके साथ ही वहाँ पर एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि भाई मैंने जितने भी सेफ्टी मेजर्स है यानी जो भी सुरक्षात्मक उपाय है उनका पालन कर दिया है, और नगरपालिका उसकी जांच करने के बाद ही उसे कार्यपूर्णता सर्टिफिकेट और अधिभोग करने की अनुमति देगी। इसी के साथ ही अब कुछ बात करते हैं प्रावधानों की। कौन से प्रावधान? दंड प्रावधानों की हैं। पहला तो ये है कि कोई भी व्यक्ति इन कानूनों का यानी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध 30 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 500 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी से भी वो दंडित किया जा सकता है। इसी तरह से एक बात और ये आती है, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सेटबैक लाइन को क्रॉस कर रहा है या बिना अनुमति के ट्यूबवेल बनवा रहा है तो उसे 1 से 3 महीने तक का सादा कारावास या फिर 20 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। एक और बात आती है, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी अनुमोदित योजना में यानी कोई भी सैंक्शन प्लान है उसमें बिना अनुमति के कोई निर्माण करता है या रीडेवलपमेंट करता है तो उसे 15 दिन के सादा कारावास से अथवा 10 से 20,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो ये थी धारा 194, थोड़ी लंबी है किंतु समझी जा सकती है अगर बार बार पढ़ी जाए तो। आगे बढ़ते हैं धारा 195 की तरफ। धारा 195, इसका टाइटल है निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रखरखाव करना। धारा काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। 195 ये कहती है कि कोई भी जो भवन निर्माता है
यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, किसी अपार्टमेंट या कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में इसको समझिए कि अगर कोई भी बिल्डर है जिसने लोगों के रहने के लिए एक बड़ी बिल्डिंग बनाई है, कोई अपार्टमेंट या कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो ऐसे उस कॉम्प्लेक्स का अधिभोग करने से पहले, यानी उसका पोजीशन प्राप्त करने से पहले, अधिभोग कह लीजिए, अधिभोग करने से पहले वह निवासियों का एक संगम स्थापित करेगा। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो एक जो रेजिडेंसी है, उस रेजिडेंसी का एक एसोसिएशन बनाएगा, एसोसिएशन स्थापित करेगा। ठीक है। और फिर उस बिल्डिंग का जितना भी रख रखाव है, जो भी वहाँ पर पब्लिक यूटिलिटीज़ है या वहाँ पर जो भी सुरक्षा संबंधी उपाय है, उन सभी का भार जो है वो उस रेजिडेंशियल एसोसिएशन को बिल्डर सौंप देगा। इसके साथ ही और क्या क्या चीज़ें उसको देगा एसोसिएशन को, वो भी धारा 195 में कही गई है कि जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग का अप्रूव्ड प्लान क्या था, क्योंकि आगे उसमें उन लोगों को रहना है, तो इसलिए अप्रूव्ड प्लान, निर्माण से पहले जो नगरीय निकाय से स्वीकृति ली थी तो वो स्वीकृति का या अनुमति का पत्र भी, ठीक है, इसी के साथ में एग्रीमेंट की कॉपी भी वहाँ पर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो वाटर से रिलेटेड है या लिफ्ट से है या फिर कि जनरेटर जो वहाँ पर लगा हुआ है, इतने जितने भी उपकरण उस बिल्डिंग में लगे हुए हैं, उनके गारंटी वारंटी के कार्ड्स हैं वो भी एसोसिएशन को सौंपने होंगे। गारंटी वारंटी कार्ड्स हो गए। और इसके साथ ही उस बिल्डिंग में जो ड्रेनेज और सीवरेज का जो डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को भी एसोसिएशन को सौंपना होगा। और जब वो बिल्डर ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेगा, ये सारा भार उस एसोसिएशन को सौंप देगा, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी और उनकी जांच हो जाएगी, तभी नगर पालिका उस बिल्डिंग को, उस प्लान को अप्रूव करेगी। उसे कार्य पूर्णता का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है नगर पालिका, वो तभी देगी। तो बस इतना ही है धारा 195। बढ़ते हैं अंतिम धाराओं की तरफ। मैं थोड़ा यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लिखने का जो टाइम है वो उसको मैं बचाना चाह रही हूँ ताकि वीडियो है वो लंबा नहीं हो जाए। धारा 196 का टाइटल है अनुज्ञा और सन्निर्माण की प्रविष्टियां जो है या विशिष्टियां है उनका प्रदर्शन करना। धारा 196 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी प्राधिकारी है या कोई अभिकरण यानी एजेंसी है, वो अगर नगरपालिका की सीमा में अगर कोई निर्माण कर रही है तो फिर उसे जो निर्माण से संबंधित जितनी भी विशिष्टियां हैं यानी जितने भी एंट्रीज है उनका प्रदर्शन करना होगा। अब वो क्या क्या हो सकती है, जैसे कि ये जो एरिया है जहाँ पर निर्माण किया जाना है, इसका मालिक कौन होगा, उसका नाम, उसका पता, उसका नंबर, उसने जो नगरपालिका से अनुमति ली थी, जो सैंक्शन जारी हुई थी, उस सैंक्शन का लेटर नंबर क्या है, वो इस जो भवन निर्माण किया जाने वाला है उसका पर्पस क्या है, वो कितने फ्लोर की होगी या उसका जो साइट है, साइट का एरिया, बिल्डिंग एरिया कितना होगा, और इसी के साथ ही वो कब शुरू होगी कब ख़त्म होगी, ये सारी बातें, ये सारी जो विशिष्टियाँ हैं यानी ये जो सारी एंट्रीज़ है वो एक 4x4 के बोर्ड पर संबंधित को प्रदर्शित करनी होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध 50,000 रुपये का जुर्माना नगर पालिका लगा सकती है। तो ये थी धारा 196। सीधे बात करते हैं 197 पर। धारा 197 इसका टाइटल है मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमा के अंदर किसी भवन की मरम्मत करवा रहा है या फिर
पुराने को तोड़कर नया बनवा रहा है, और उसके ऐसा करने से अगर किसी को असुविधा हो सकती है या आमजन की सुरक्षा को कोई हानि पहुंच सकती है, तो वो ऐसा करने से पहले लिखित में नगर पालिका की अनुमति लेगा। और इस अनुमति के बाद में भी पूरी सावधानी बरतते हुए, पूरी सुरक्षा बरतते हुए उस स्थान के चारों ओर बैरिकेडिंग करवाएगा, वहां पर होर्डिंग लगवाएगा। और यदि वो ऐसा नहीं करता है, ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध 1 से 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, 100 रुपए पर डे के हिसाब से और 50 रुपए पर नाइट के हिसाब से पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। यानी ठीक वही धारा 189 में जो हमने प्रावधान पढ़े, वही शास्त्रीय यहाँ पर भी है। तो इसके बाद में बात करते हैं धारा 198 की। इसका टाइटल है सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व। सुख सुविधाओं के रख रखाव का दायित्व। धारा 198 ये कहती है कि नगर पालिका किसी भी व्यक्ति, प्राधिकारी या किसी भी अभिकरण द्वारा, यानी कि कोई एजेंसी द्वारा अगर कोई कॉलोनी विकसित की गई है, तो ऐसी कॉलोनी के सुख सुविधाओं के रख रखाव का दायित्व तब तक नहीं ग्रहण करेगी जब तक कि उस कॉलोनी, जो भी डेवलप्ड कॉलोनी है, उसकी जो योजना है, वो कॉलोनी जो किसी स्कीम के तहत डेवलप की गई है, तो ऐसी उस योजना का पूरा जो अनुमोदन है, वो अनुमोदन, उसकी जो निर्देश है यानी गाइडलाइन है, वो उसके डिज़ाइन, ये जो सभी दस्तावेज है, ये जो सभी अभिलेख है, ये जब तक नगर पालिका में जमा नहीं करवा दिए जाए और ये सभी जब तक विधिपूर्ण न हो, कानून के अनुसार न हो, तब तक नगर पालिका उस स्कीम के तहत डेवलप की गई ही योजना का, उस कॉलोनी का, उस स्कीम के तहत डेवलप की गई कॉलोनी का रख रखाव का दायित्व नहीं उठाएगी। अब एक बात उसमें आगे ये भी कही गई है कि नगरपालिका चाहे तो ये जो कमियां उसको दिखाई दे रही है, वह उन कमियों को सुधार करने का निर्देश भी संबंधित को दे सकती है, और इसके लिए कोई भी प्रतिकर है तो वो भी संदत कर सकती है। इसके बाद में देखते हैं इस अध्याय की अंतिम धारा 199। इसको अभी वही टाइटल है, वापस 98 वाली बात को ही रिपीट किया गया है कि अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित अगर कोई कॉलोनी है तो उसका सौंपा जाना या उसको ग्रहण करना। वही बात ही 198 वाली 199 में रिपीट है कि नगरपालिका किसी भी कॉलोनी का जो किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या किसी अभिकरण यानी एजेंसी द्वारा विकसित है, वो तब तक उसका दायित्व नहीं लेगी जब तक कि वो नगरपालिका में अनुमोदित नहीं हो और प्रचलित जो भी नियम कानून है उनके अनुसार नहीं हो। और एक बार ये बात जांच में सही पाई जाए तभी नगरपालिका में वो संपत्ति निहित की जा सकेगी और तभी नगरपालिका उसके रख रखाव का उत्तरदायित्व है वो लेगी। इसी के साथ में ही ये जो अध्याय है, अध्याय 11 नगरीय विकास और नगर योजना, धारा 159 से लेकर 199 अब पूरा होता है। आप अपने विचारों से मुझे कमेंट सेक्शन में अवगत करवा सकते हैं। बने रहिएगा अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।